Please. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकुश ठुकराल ठुकराल कैपिटल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस नॉलेज सेशन में। यूं तो हम सब ने देखा कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन बिजनेसमैन अपने आप को अभी भी दूर समझता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ और है। एक हेल्थ केयर क्राइसिस भी बीच में हमारे साथ चल रहा है, कोविड, प्लस बजट के अलावा उनको न्यूज ज्यादा दिखती नहीं जो डिफेंस बजट है। एमएसएमई कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है कि मेक इन इंडिया जो कैंपेन था उसमें हम लोगों की भागीदारी क्या है, हम लोग कैसे उससे जुड़े हुए हैं, या हमारे लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। कई चीजें वो कर भी रही है, लेकिन शायद वो महसूस होना या उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ समय लगता है। और आज के हमारे खास स्पीकर मिस्टर नीलेश शाह जी, who is a gold medalist chartered accountant, managing director of Kotak Mutual Fund. He has handled many assignments as CIO in Franklin Templeton, Axis and ICICI. He is also part of the PM Economic Council. और ज्यादा टाइम ना लेते हुए जो मैंने बात रखनी थी कि हमारा बिजनेसमैन क्या समझता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया के बारे में, और कहीं ना कहीं ये सारा कनेक्ट हमारी इक्विटी मार्केट से भी वो समझना चाहता है कि आगे जाके हम इंडिया को कहाँ देखते हैं, जो चाइना से कंपटीशन है या जो यूएस का सपोर्ट है, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद। इन्हीं सबसे मैं चाहूंगा कि मिस्टर ए.के. ठुकराल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ठुकराल कैपिटल ग्रुप, इस सेशन को आगे लेके जाए, और हम सब नीलेश जी को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। थैंक यू। नीलेश जी नमस्कार। आपसे जुड़ाव तो तब से है जब आप फ्रैंकलिन में थे, फिर आपने आईसीआईसीआई में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद एक्सेस में भी हम लोग आपको तंग करते रहे हैं, और अब कोटक में तो आपने रिकॉर्ड कायम किए, ट्रांसपेरेंसी की, और कोटक के बाद आपने, अंकुश ने एक चीज़ स्लिप किया, आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एडवाइस कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होते हुए। इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं, ये एक थोड़ा सा हम लोगों के लिए समझने का मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो आपसे बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं कि जिनको हम रोज टीवी पे देखते थे आज हम अपने घर पे देख रहे हैं, और अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर और अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन हमारे, आंसर आपके। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के केवल एक छोटी सी, जो यहाँ के लोगों को बहुत विज़न क्लियर करना है कि जैसे इंडिया चाइना के बारे में तो कल हम लोगों को करण जी ने काफ़ी समझाया, उन्होंने 2-2.5 घंटे लिए। अभी हमारे दोस्त लोग कहते हैं शायद आपकी कुछ हिस्ट्री उन्होंने पढ़ ली है, और उसमें से क्वेश्चंस भी आ गए कि आप इंटरप्रेन्योर के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में बहुत सोचते हो। बिजनेस कम्युनिटी, खासकर एक्सपोर्टर भी हमारे की बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। और आपने कहीं लिखा भी है कि कलयुग में अभिमन्यु फंस गया है, कौरवों के साथ ही नहीं, पांडव भी उनको परेशान कर रहे हैं, और कौरव पांडव कौन है वो आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो इस मौसम पे जो अंकुश ने एक टॉपिक सुना कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बोलूँगा आप यहाँ से स्टार्ट करें, और उसके बाद हम लोग ध्यान से सुनेंगे, बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नो क्वेश्चन आंसर, लास्ट में जब आप क्लोज करोगे तब क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू सर, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू ठुकराल जी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं थोड़ा गूगल सर्च कर रहा था कारपेट इंडस्ट्री के बारे में, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कारपेट भारत बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, बड़ौदा में हमने बसरा के मोतियों से जो एक कारपेट बनाया था, वह कुछ समय पहले दोहा के कतार के ऑक्शन में
$5.5 मिलियन में बेची गई। That is the highest ever priced carpet in the world, which was made in India. Of course, ये महाराजा गायकवाड़ के जमाने में बनी थी, but ये भारत की विविधता दिखाती है। सबसे महंगी कारपेट पर्शियन कारपेट नहीं है, वो भारत में बनाई गई थी। सबसे ज्यादा कारपेट पर्शिया में या मिडिल ईस्ट में नहीं बनती, वह भारत में बनती है। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, ये सारे पर्शियन एम्पायर के हिस्से को अगर कंबाइन भी कर ले तो वह भी उतनी कारपेट नहीं बनाता जितने हमारे वीवर बनाते हैं। सो carpet industry has done fantastically well to become the global leader. However, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने कारपेट इंडस्ट्री को उस मकाम पे नहीं पहुंचने दिया है जहां पे वो पहुंचने चाहिए थी। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बट जितनी मेहनत की है उस मेहनत के सामने शायद आपने कम अचीव किया है। एंड यही भारत की दुर्भाग्यता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, कस के मेहनत करते हैं, बट उस मेहनत का जो आउटपुट मिलना चाहिए वहां पे हम पीछे रह जाते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, इनका ये सद्भाग्य है कि वो कम मेहनत पे ज्यादा आउटपुट या ज्यादा पैसा बनाने की कला सीख चुके हैं। लेट मी जस्ट टेक अबाउट टेक्सटाइल्स। सदियों से भारत टेक्सटाइल्स में माहिर है। हमारे बंगाल में ऐसा रेशम बनता था कि जो वीटी के रिंग के बीच में से पूरा टाका निकाल देता था। इसी टेक्सटाइल के चलते भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी थी और 1700, 1800, 2000 साल तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना रहा। उसमें टेक्सटाइल्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। अब उसी टेक्सटाइल्स में देखें तो आज बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, ये सब भारत को पीछे छोड़ दिए हैं। हम दुनिया में टॉप 3 कॉटन प्रोड्यूसर्स में आते हैं। हमारे कॉटन की क्वालिटी आज इजिप्शियन कॉटन से अच्छी है। हम दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर से यान बनाने वाले, उस यान को हम बहुत अच्छी फैब्रिक में वीव कर देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड, चाहे ज़ारा हो, कनाली हो, टॉमी हिलफिगर हो, गैप हो, उसमें कहीं ना कहीं भारत की फैब्रिक है। सो बहुत मेहनत करके कॉटन ग्रो करते हैं, बहुत मेहनत करके उसको यान बनाते हैं, बहुत मेहनत करके फैब्रिक बनाते हैं और सब उम्दा क्वालिटी का करते हैं। बट ये सब मेहनत करके हमें क्या मिलता है? बहुत कम पैसा। बिकॉज जब उस फैब्रिक को आप एक गारमेंट बना दो और उसके ऊपर एक लोगो लगा दो इस तरह का कुछ भी, तो वो ब्रांड बन जाता है और वो ऊंचे भाव में बिकता है। चाइना हमसे यान लेता है, गारमेंट बनाता है, अपनी ब्रांड लगाता है, कभी कभी वैसे ही एक्सपोर्ट कर देता है किसी और ब्रांड के नीचे, और वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। जो अमेरिकन यूरोपियन कंपनीज है वो सिर्फ चाइना से, बांग्लादेश से, वियतनाम से गारमेंट खरीदता है, अपना ब्रांड लगाता है और यूएस में, यूरोप में बेचता है और उससे सबसे ज्यादा पैसा बनता है। हम 100% काम करते हैं, 25% वैल्यू कमाते हैं। चाइना 50% काम करके 50% वैल्यू कमाता है और अमेरिकन लोग 25% काम करके 75% वैल्यू कमाते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें धीरे 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 करके ये वैल्यू ऐड के ऊपर जाना है। कॉटन ग्रो करिए बखूबी, यान बनाइए, फैब्रिक वीव करिए, बट गारमेंट भी स्टिच करना सीख जाइए और गारमेंट स्टिच करके उसके ऊपर अपनी ब्रांड लगा के उसे बेचना भी सीख जाइए। जब ये पूरी चेन हमारे पास आ जाएगी तब हम 100 रुपए का काम करेंगे और 200 रुपए की वैल्यू बनाएंगे।
ना एक सवाल उठता है कि नीलेश भाई, ये तो मतलब किसी केजी के बच्चे को भी मालूम है कि एक ब्रांडेड शर्ट बेचो तो ज्यादा पैसा बनता है, और उतनी ही वैल्यू की फैब्रिक बेचो तो उससे 10% पैसा बनता है। तो क्यों नहीं हम गारमेंट में आगे जा सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि 136 करोड़ भारतीय नंगे घूम रहे हैं, उनके तन के ऊपर कपड़े तो हमने ही बना के दिए हैं। तो जब हम 136 करोड़ भारतीयों के लिए कपड़े बना के दे सकते हैं और बहुत कम कपड़े इंपोर्ट होते हैं, तो क्यों नहीं हम दुनिया के और 300 करोड़ लोगों के लिए कपड़े बना सके? यहाँ पे हमारी कुछ नीतियां हैं जो हमें जकड़ रही है। बहुत साल पहले मैं चाइना में गया था, तो 50,000 लड़कियां बैठ के गारमेंट स्टिच कर रही थी। किसी के आंख में चश्मा नहीं था, मेरे तो बहुत समय पहले के चश्मे हैं। तो मैंने अपने गाइड से पूछ लिया कि बस ये लड़कियां में इतना बारीकी काम करती है, किसी को चश्मा नहीं है? कोई चाइनीज जड़ी बूटी है क्या जो ये लोग खाती है पीती है? उसने एकदम सिंपली जवाब दे दिया, जी नहीं, जब भी किसी को चश्मा आ जाता है तो हम उसको भगा देते हैं ना। ये तरह की कठोर जो रूल्स है वो चाइना फॉलो कर सकते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ये फॉलो नहीं कर सकते। एंड शायद ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज चश्मा पहन के आदमी गारमेंट वीव कर नहीं पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने देखी कि वो हमें ये लड़कियां जिस डॉर्मेटरीज में रहती थी वहां पे लेके गए। फैक्ट्री के पास में ही एक बड़ा सा बिल्डिंग था जिसमें रेलवे के 3 टायर कंपार्टमेंट की तरह 3 बर्थ लगी थी, और 12-12 घंटे की शिफ्ट में ये लड़कियां काम करती थी। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक एक ग्रुप काम करेगा और दूसरा ग्रुप वो डॉर्मेटरी में बैठेगा। शाम को वापस रोल रिवर्स हो जाएंगे, और वो सारी लड़कियां जो डॉर्मेटरी में सुबह 7 से रात को 7 बजे तक बैठी थी, वो फैक्ट्रीज में काम करेगी, और फैक्ट्रीज वाली लड़कियां डॉर्मेटरीज में जाएगी। मतलब 3 टायर कंपार्टमेंट जैसा डॉर्मेटरी था, और उसके अंदर लोग काम कर रहे थे। 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती है। भारत में 8 बजे के बाद आप किसी लड़की को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। हमारी गारमेंट फैक्ट्री एक शिफ्ट में चलती है। कहाँ हम चाइना से कंपीट करेंगे जो 2 शिफ्ट में 24 घंटे अपनी फैक्ट्री को चलाता है, हम एक शिफ्ट में 8 घंटे चलाते हैं। दूसरी चीज है कि जब कोटा बट रहे थे टेक्सटाइल्स में, तो हमारे कंट्रीज ने अपने कोटा रिलीज कर दिए, सेइंग दैट अब भारत मतलब डेवलप कंट्री बन रहा है, हम रिलीज कर देते हैं। वियतनाम, बांग्लादेश, इथियोपिया, श्रीलंका, ये लोगों ने वो कोटा कलेक्ट कर लिया। आज मैं भारत से एक शर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे $1.5 की कॉस्ट ज्यादा लगती है, बिकॉज उन कंट्रीज को, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इथियोपिया, उनको $1.5 का फायदा मिलता है। ऑब्वियसली शर्ट में कमाना ही $1.5-2 है, तो उनको वो एडवांटेज है, तो हमसे वो 3 गुना 4 गुना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली अगर हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की जो पुरानी शाख है, पुरानी इज्जत है, वो अगर बनानी है, तो एक मुझे अपने गारमेंट एंटरप्रेन्योर्स को रवैया देना पड़ेगा, एक माहौल देना पड़ेगा कि वो चाइना की तरह अपनी फैक्ट्रीज को 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में चला सके। हजारों लड़कियों को वो एक मिलिट्री डिसिप्लिन से डॉर्मेटरीज में रख सके। वो डॉर्मेटरीज 5 स्टार होटल नहीं बनेगी, बिकॉज इन लड़कियों को चाइना के कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है, compete करना है। हमें शायद दुनिया के दूसरे देशों में जाके ये कहना पड़ेगा कि भैया हमारा उत्तर प्रदेश है वो नेपाल से पर कैपिटा जीडीपी में कम है, और हमारा बिहार है वो इथियोपिया से पर कैपिटा जीडीपी में कम है। तो इन 2 राज्यों में अगर फैक्ट्री लगती है गारमेंट्स की, तो उनके लिए आप उन्हें वही ट्रीटमेंट दीजिए जो आप बांग्लादेश को देते, इथियोपिया को देते हैं, नेपाल को, श्रीलंका को देते हैं, इथियोपिया, वियतनाम को देते हैं। क्लियरली अगर हम इस तरह से मिलके काम करें, तो हमारा अभिमन्यु जो एंटरप्रेन्योर है, जो पैदाइशी चक्रव्यूह में पैदा होता है, वह ये चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, वह फिर दुनिया की मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा।
और फिर धीरे 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 करके हमारे साहसिक उद्योगपति एक ऐसी ब्रांड बना पाएंगे जो अपने बलबूते पे, अपने नाम पे गारमेंट्स यूएस में बेच पाएगी। जब वो माहौल बनेगा तो हम 100 रुपए का काम करके 200 रुपए की वैल्यू बना पाएंगे। अगर आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया को देखें तो 2 क्षेत्र है जहां पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड यह मॉडल है जो हमें बाकी सब में डेवलप करना है। सबसे पहले मैं अमूल की बात करता हूँ। अब सबने महाभारत पढ़ा होगा, वहां पे एक किस्सा था द्रोण की वाइफ का, अश्वत्थामा की माँ का। उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को जो लोट होता है, फ्लोर होता है गेहूं का, उसमें पानी मिला के दूध बना के दिया था। दैट मीन उस समय भी भारत में दूध की शॉर्टेज थी। महाभारत के समय से लेके आज तक 1947, 1950, 1955 तक भारत में दूध की शॉर्टेज थी। हम दूध के पाउडर को इंपोर्ट करते थे। आज भी बंबई में आरे में चले जाए तो आपको न्यूजीलैंड डेयरी दिखेगी, बिकॉज वह समय पे दूध में स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें न्यूजीलैंड से सहायता लेनी पड़ी थी। हमारे बहुत सारे बच्चे जो 55, 60, 65 के युग में पैदा हुए, साल में पैदा हुए, उन्होंने दूध पाउडर का दूध पिया होगा। फिर एक सज्जन थे त्रिभुवन दास पटेल करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनको कहा था कि देख भाई कुछ मिल्क के लिए कर। किसी तरह से भारत को मिल्क में स्वावलंबी बना। त्रिभुवन दास पटेल आणंद आए, उन्होंने अनपढ़ फार्मर्स को जमा करना चालू किया और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। 70 के दशक में उनके साथ डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल गए और त्रिभुवन दास पटेल की विजन एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन की एग्जीक्यूशन, इसने अमूल को जन्म दिया। कुछ ही समय में भारत मिल्क में स्वावलंबी बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। आज अमूल का मोट्टो है कि हम सबसे महंगे दाम पे दूध खरीदते हैं फार्मर्स से और सबसे सस्ते दाम पे दूध बेचते हैं कस्टमर को। और उसके बावजूद अमूल ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। अमूल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है विद 55,000 करोड़ टर्नओवर और करोड़ों फार्मरों को वह दूध का मूल्यांकन देता है, उनकी जिंदगी सुधार रहा है। आज हम वाकई कह सकते हैं कि भारत में घी दूध की नदियां बह रही है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमूल। अगर आप एक मूवी देखेंगे मंथन करके, जिसमें गिरीश कर्नाड ने वर्गीस कुरियन का रोल अदा किया था और स्मिता पाटिल भी थी, तो वह अमूल की जो स्टोरी है, जो प्रोग्रेस है, उसको बड़ी अच्छी तरह से बयां करता है। आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मंथन का नाम है एज अ फिल्म विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, बिकॉज उसके प्रोड्यूसर्स वो सारे अनपढ़ फार्मर थे, किसान थे, जिन्होंने अमूल बनाया था। जिस तरह अमूल ने हमें दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया, वैसे ही हमें बाकी सब इंडस्ट्री में अमूल मॉडल खड़ा कर रहा है। आज अमूल सिर्फ दूध बना के बेचता तो उनका उतना प्रोग्रेस नहीं होता, बट अमूल ने दूध के साथ साथ अमूल ब्रांड बना दी। अमूल बटर आज एक्सपोर्ट होता है बिकॉज उसके जैसा टेस्ट दुनिया के किसी बटर में नहीं है। अमूल की चीज देखिए, अमूल के आइसक्रीम देखिए, अमूल के घी देखिए, हर ब्रांड में एक विश्वास है। लोग अमूल का प्रोडक्ट लेते झिझकते नहीं है, बेझिझक ले रहे हैं। तो जो अमूल ने रॉ मटेरियल मिल्क से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स आइसक्रीम तक एक वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, वैसा इंटीग्रेशन, वैसी ब्रांड, वैसा स्ट्रक्चर अगर हम बाकी इंडस्ट्री में कर पाए तो वाकई जिस
क्षेत्र में अमूल जैसा कदम रखेगा, वहां पे हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यह बात हुई अनपढ़ किसानों की, जिनके पास नॉलेज नहीं था, जिन्होंने त्रिभुवन दास पटेल के ऊपर विश्वास किया, वर्गीस कुरियन की बातों को माना, और आज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हैज बिकम द ओनर ऑफ अमूल। दे हैव क्रिएटेड ह्यूज सक्सेस स्टोरी ऑफ अमूल। एक और किस्सा कहना चाहता हूँ अमूल के बारे में। बहुत समय पहले, प्रोबेबली 20-25 साल पहले, मैं खेड़ा में से गुजर रहा था वल्लभ विद्यानगर की तरफ। वहां पे गर्मी का मौसम था और हमारा हालत बहुत खराब था, बहुत गर्मी लग रही थी। उन दिनों एसी गाड़ियां नहीं होती थी, तो विंडो नीचे थे और गरम गरम हवा आ रही थी। ड्राइवर ने टुवाल के ऊपर पानी डाल के कांच के ऊपर रखा था कि एटलीस्ट उससे थोड़ी ठंड आए। अचरज की बात थी कि हमने होराइजन के ऊपर खेत में जो काउस बफेलोस थे, उनको ढाबले या कंबल से लिपटा हुआ देखा। ऐसी गर्मी में कोई कैसे गाय को या भैंस को कंबल से लपेट सकता है, हमें लगा। ड्राइवर साहब को पूछा कि भैया ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला जुर्म कुछ नहीं है, जैसे मैं अपनी गाड़ी को ठंडी करने के लिए टॉवेल के ऊपर पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ, वैसे ही ये ठंडे कंबल, पानी से भीगे कंबल हम गाय और भैंस के ऊपर लगा देते हैं, ताकि उनकी एनर्जी गर्मी से बचे, वो दूध ज्यादा बना पाए। यह टाइप का लोकल सॉल्यूशन लाके अमूल ने एक मिसाल खड़ी कर दी। अब यही मॉडल हम बाकी सारी चीजों में कर ले, चाहे कारपेट एक्सपोर्ट्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे कोई और चीज का हो। मेरे हिसाब से भारत उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। दूसरा किस्सा कहना चाहता हूँ इंडस्ट्री रिलेटेड, मोटर कार का। एशिया में सबसे पहली मोटर कार बनाने की फैक्ट्री भारत में लगी थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने उत्तरापाड़ा वेस्ट बंगाल में ऑटोमोबाइल बनाने की फैक्ट्री डाली। ओल्ड मॉरिस करके गाड़ी आती थी, उसका डाई या ढांचा जो बोलते हैं उसको भारत में लेके आए और एम्बेसडर गाड़ी बनानी चालू की। 1940 से लेके 1980 के दशक तक एम्बेसडर, स्टैंडर्ड और प्रीमियर पद्मिनी, यह 3 गाड़ियां भारत में चलती थी। जो बहुत धनिक थे, टाटा बिरला जैसे, वो मर्सिडीज इंपोर्ट कर लेते थे। बाकी सारे के सारे लोग एम्बेसडर, प्रीमियर पद्मिनी और स्टैंडर्ड मोटर्स में खुश रहते थे। आपको गाड़ी लेने के लिए 7-8 साल तक बुकिंग करके रहना पड़ता था। गाड़ियां बड़ी महंगी मिलती थी। फिर नसीब से भारत सरकार ने मारुति उद्योग की स्थापना की। उसमें बाहर से एक फॉरेन कंपनी को लेके आए कॉल्ड सुजुकी। बाकी किसी कंपनी को भारत आना नहीं था, तो सुजुकी ने सरकार के साथ काम किया। सुजुकी भी फियाट, जिसकी प्रीमियर पद्मिनी के साथ रिलेशनशिप थी, वैसे ही काम कर सकती थी, बट उन्होंने आके पूरा माजरा बदल दिया। उन्होंने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी मारुति गाड़ी इंट्रोड्यूस की। जब मारुति 800 मार्केट में आई तो उसमें अलग अलग फीचर्स थे जो प्रीमियर पद्मिनी या एम्बेसडर में नहीं थे। फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा थी, मोर इम्पोर्टेंटली रिलायबल थी, सही तरीके से चलती थी। मारुति सुजुकी ने भारत की ऑटोमोबाइल क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला दी। प्रीमियर पद्मिनी और हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स ने सिंस इंसेप्शन जितनी गाड़ियां बेची थी, उतनी गाड़ियां मारुति 5वें या 6ठे साल में बेचने लगी। उन्होंने जापानीज कल्चर अपनाया। वो पहली कंपनी थी शायद इंडिया में जहां पे कोई कैबिन कल्चर नहीं था। आज भी मैं मारुति की ऑफिस में जाता हूं तो डायरेक्टर फाइनेंस है, वो भी बाहर टेबल पे बैठे हैं जैसे सेक्शन क्लार्क बैठता है। मारुति ने अपने साथ साथ जापानीज ऑटो कंपोनेंट को लेके आया।
उनको भारत में फैक्ट्री बनाने को डालने को बोला, और उनके साथ साथ मिलके उन्होंने ऐसी भारतीय कंपनियां तैयार की जो आज ऑटो क्षेत्र में, ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में विश्व में दिग्गज है। अगर मारुति नहीं होता तो मदर्सन सुमी आने का कोई चांस नहीं था। मोर इम्पोर्टेंटली मारुति ने सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क पूरे देश में खोलना चालू किया। आज आप लद्दाख के माउंटेनियस रीजन में पहुंचे या कन्याकुमारी के सागर में पहुंचे, कच्छ के रण में पहुंचे या असम के जंगलों में पहुंचे, आपको मारुति का स्पेयर पार्ट्स, मारुति गाड़ी रिपेयर करने वाला जरूर मिल पाएगा। मारुति ने आके कार फाइनेंसिंग बिजनेस चालू किया। वह लोगों को, बैंकों को उकसाने लगा कि आप लोन दीजिए ताकि लोग गाड़ी खरीद सके। मारुति ने आके यहाँ से गाड़ियां एक्सपोर्ट करना चालू किया। पहले हमारी प्रीमियर पद्मिनी, एम्बेसडर, स्टैंडर्ड कोई एक्सपोर्ट नहीं होती थी। आज मारुति यहाँ से बलिनो जापान में एक्सपोर्ट करता है। धीरे 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 करके पूरा ऑटोमोबाइल क्षेत्र बदल गए। आज पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मोटर कार एंड ऑटोमोबाइल्स यही एक क्षेत्र है जिसमें भारत के पास ट्रेड सरप्लस है। हम सालाना 14 से 15 बिलियन डॉलर के 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करते हैं और उसके सामने इंपोर्ट न के बराबर है। सो मारुति ने आके पूरे भारत की ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बदल दिया। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लेके आए, क्वालिटी लेके आए, कल्चर लेके आए, ऑटो कंपोनेंट्स की इकोसिस्टम लेके आए, फाइनेंसिंग की स्ट्रक्चर खड़ी कर दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर को एट बेटर क्वालिटी बट लोअर प्राइस प्रोडक्ट पेश किया। और इनोवेशन आज भी चालू है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो मारुति ने किया वही हर क्षेत्र में हमें दूसरी कंपनियों को लाके करना है। अगर इस तरह का माहौल बनता है तो डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस हम आगे बढ़ सकते हैं। दूध में भारत आत्मनिर्भर है, ऑटोमोबाइल्स में भारत आत्मनिर्भर है, फिर चाहे 2 व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, मोटर कार्स हो, कमर्शियल व्हीकल हो। आज भारत की क्वालिटी दुनिया के बाकी देशों के बराबर है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब मैं दुबई जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, न्यूयॉर्क जाता हूँ तो जिस तरह की गाड़ी में बैठता हूँ वह गाड़ी मुझे भारत में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कई बार मुझे लगता है कि लंदन से अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बंबई में घूम रही है। अमूल और मारुति ये दो हमारे सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है जिसको हमें बाकी सब इंडस्ट्री में कॉपी करना है। अगर हम उसी तरह से बाकी इंडस्ट्रीज में यह मॉडल डेवलप कर पाए, क्वालिटी का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, लोअर प्राइसेस का, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का, तब अनडाउटेबली भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अब मैं कारपेट इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ। मेरे अनुभव कारपेट इंडस्ट्री में बहुत ही कम है, बट ठुकराल जी जैसे कुछ लोग हैं कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिनके साथ मैं विजिट करता रहता हूँ। मैं एक बार जयपुर में कारपेट इंडस्ट्री के एक सज्जन से मिलने गया था। अब उनकी ओल्ड जयपुर के पास फैक्ट्री कम कोठी थी। बाहर की साइड में कारपेट वीविंग हो रही थी, लोग बैठ के बना रहे थे, और अंदर की साइड पे उनकी ऑफिस थी। बट जो बाहर का माहौल था वह काफी गंदा था। उनके घर तक गाड़ी से पहुंचना मुश्किल था, सो हमने गाड़ी मेन रास्ते पे छोड़ के फिर चल के जाना पड़ा। जब चल के जा रहे थे तो चारों तरफ गंदगी थी। स्वच्छ भारत अभी उस समय आया नहीं था, ओपन ड्रेनेज सिस्टम थी, और उनके घर में जाने के लिए ड्रेनेज क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। मुझे तो उनसे म्यूचुअल फंड में पैसे लेने थे इसलिए मैं पहुंच गया। बट मैं सोच रहा था कि अगर इनके लिए कोई एक्सपोर्ट का ग्राहक आएगा, मोस्टली तो वो उसे जयपुर की होटल में ही अपने शोरूम में दिखा देंगे। बट अगर गलती से उसने इंसिस्ट कर लिया कि मुझे आपकी फैक्ट्री देखनी है तो ये क्या दिखाएंगे।
क्लियरली जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में हैं तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। किसी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आज की तारीख में चाइल्ड लेबर नहीं चलेगा। भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे चाइल्ड लेबर के नाम पे एक इनविजिबल बैरियर खड़ी की जाती है। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, कहीं किसी ने फोटो ले लिया, कहीं फोटोशॉप कर लिया, बट ये आप इनविजिबल बैरियर खड़ी कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर है एंड इसलिए आप इसके प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए। Clearly, as an export association, you have to spell out for your members कि we don't encourage child labor, and you have to assure the buyers कि भैया ये जो इमेज है वो फोटोशॉप्ड इमेज है, रियल लाइफ में हमारे कोई भी मेंबर चाइल्ड लेबर को नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, यही बायर्स जब फैक्ट्री विजिट के लिए आते हैं तो उन्हें कैसे क्वालिटी के ऊपर एश्योरेंस मिले। आज कई बार देखा जाता है कि लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। पूरी इंडस्ट्री में 5 ऐसे नमूने होते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, एक चीज का सप्लाई करते हैं दूसरी चीज, ऑर्डर लेते हैं एक चीज का बट लो क्वालिटी सप्लाई कर देते हैं। तो ये टाइप की जो शॉर्टकट ली जाती है उससे पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। One black sheep spoils the image of entire industry. And that's why as an association, you need to create an image that when you are dealing with members of our association, you will get guaranteed quality, you will get guaranteed redressal system, you will be 100% safe dealing with us in terms of money and in terms of your reputation. जब ये टाइप की इमेज बायर के मन में बन जाती है तो ऑब्वियसली फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बाकी सारे देशों में से ऑर्डर्स घुमा के भारत में लेके आने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज जो एक्सपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वह रूपी वॉलेटिलिटी है। कई बार जब आप एक्सपोर्ट करते हैं रूपी का एक लेवल सोच के चलते हैं बट जाते जाते कोई दूसरा लेवल बन जाता है। सो मेरे हिसाब से हर एक्सपोर्टर को रूपी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे रूपी एक्सपोजर को मैनेज करना चाहिए। अपना रूपी एक अलग ही पद्धति से चलता है। वह आरबीआई से इन्फ्लुएंस होता है बट आरबीआई का इंटरवेंशन हमेशा एक्सट्रीम पे होता है। What am I trying to say? एक समय था रूपी 74-75 तक पहुंच गया था 2013 में टेपर टेंट्रम के टाइम। वह टाइम पे काफी लोगों ने रूपी 100 रुपए जाएगा ऐसी बातें करना चालू कर दिया। उसके बाद आरबीआई ने इंटरवेंशन करके रूपी को 63 रुपए तक लेके आए। वहां पे लोगों ने 50 रुपए हो जाएगा वैसी बातें चालू कर दी। रूपी गिर के वापस 68-70 की तरफ आ गया और अभी क्राइसिस में 77 जाके 75 के आसपास है। क्लियरली रूपी एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। मेरे हिसाब से रूपी के लिए आप कुछ चीजें गांठ बांध लीजिए। एक, हमारा महंगाई का दर 3 से 4% है। अपने जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनका महंगाई का दर 1 से 2% है। तो रूपी का भाग्य है कि उसे हर साल 2 से 3% डिप्रिशिएट तो होना ही पड़ेगा। अब किसी साल में अपना इन्फ्लेशन 5% है, दुनिया का 1% है तो 4% डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। किसी साल में अपना इन्फ्लेशन 3% है, दुनिया का 2% है तो शायद सिर्फ 1% डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। बट ब्रॉडली 2 से 4% रूपी डिप्रिसिएशन हर साल जरूरी है बिकॉज हमारे महंगाई के दर दुनिया के दरों से ऊपर है। सेकंड चीज, आरबीआई बहुत ही स्मार्ट सेंट्रल बैंकर है और वह रूपी की मार्केट में वॉलेटिलिटी कर्व करने के लिए इंटरवीन करते हैं, डायरेक्शन के लिए नहीं। रूपी 70 की जगह 80 पे जा रहा है मेरी बला से, 70 की जगह 60 पे जा रहा है मेरी बला से। वह कभी भी रूपी में
इसलिए इंटरवेन नहीं करते कि हमें ये लेवल डिफेंड करना है, बट जब मौका मिलता है तब वो रूपी की डायरेक्शन अपनी फेयर वैल्यू की तरफ हमेशा कर देते हैं। सो आपको रूपी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जहां पे वो अंडर वैल्यूड है, एक जहां पे वो फेयरली वैल्यूड है, और तीसरा जहां पे वो ओवर वैल्यूड है। अगर आप कभी गूगल में REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी सर्च करेंगे तो आपको मोटा मोटा आज की रेंज मिल जाएगी। अगर इस वक्त देखें तो 74 to 77 लुक्स लाइक अ नॉर्मल रेंज ऑफ रूपी। यहाँ पे रूपी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। 77 से आगे जाएगा तो रूपी अंडर वैल्यूड हो रहा है, और 74 से नीचे जाएगा तो रूपी ओवर वैल्यूड हो रहा है। अब आप एक एक्सपोर्टर है तो आपको लेट्स से 6 महीने का एक्सपोर्ट का अर्निंग्स कवर करना है। रूपी 74 से 77 के बीच में है तो 6 महीने का एक्सपोर्ट अर्निंग्स कवर करके बैठिए। बट अगर रूपी 77 के ऊपर चला जाता है तो आप धीरे धीरे 6 के 6.5, 6.5 के 7, 7 के 7.5, 7.5 के 8, 8 के 9 महीने कर सकते हैं। लेट्स से थियोरेटिकली रूपी 77 से 80 पहुंच गया, उस समय आप 9 महीने के एक्सपोर्ट्स कवर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड रूपी 74 से 73 और 72 तक जाता है तो आप 3 महीने के एक्सपोर्ट कवर करिए। सो इफेक्टिवली मानसिक रूप से आप तैयार हो जाए कि जब 72 का रूपी हो तो मैं 3 महीने के एक्सपोर्ट कवर करूंगा, 80 का रूपी है तो मैं 9 महीने का एक्सपोर्ट करूंगा, और 74 से 77 के बीच में मैं 6 महीने का कवर करूंगा। ऑब्वियसली ये रेंज जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सालाना 2-4% आगे पीछे होती रहेगी। बट इस तरह से आप अगर अपने रूपी पोजीशंस को हेज करेंगे तो बाय एंड लार्ज आप रूपी में हमेशा ज्यादा मुनाफा बना पाएंगे। सो ये एक मेथड है रूपी ट्रेड करने की, रूपी में आपके एक्सपोजर को कवर करने की, जो आपको कुछ 2-3-4% ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस पे बना पाएगी। दूसरी चीज है, कई बार लोग फॉरवर्ड हेज करते हैं, कई बार ऑप्शंस हेज करते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों का मिश्रण करके आधा फॉरवर्ड और आधा ऑप्शन हेज करना चाहिए, उससे भी आपको थोड़ा बेनिफिट हो पाएगा। तीसरी बात, अगर कहें कि आज की तारीख में मेड इन इंडिया में भारत में जो हो रहा है उससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने काफी कदम उठाए हैं कोविड-19 के डर के मारे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अब ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, हमने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था, ऐसा कभी होपफुली फ्यूचर में नहीं देखेंगे। तो क्लियरली दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल क्राइसिस ऑफ आवर लाइफ टाइम, एंड इसमें हमें बड़ी सावधानी से डील करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे काफी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनके लिए ये किस्सा बता रहा हूँ। हमने पिछले 4 महीनों में 2 टाइल कंपनी से बात की। पहली जो टाइल्स कंपनी थी उन्होंने मार्च के महीने में ही अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन आधे से रोक दी। उन्होंने अपने सारे शोरूम्स के रेंट रीनिगोशिएट किए। उन्होंने अपना माल अर्बन मार्केट से रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट में शिफ्ट कर दिया। अपने स्टॉकिस्ट को डिस्काउंट देके माल बिकवा दिया। अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काटी, और ये सब कुल मिला के उनकी फिक्स्ड कॉस्ट को और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को काफी नीचे लेके आया। जो दूसरी टाइल्स कंपनी थी उन्होंने भी ये सब किया, बट पहली कंपनी ने एक पुश देके किया, दूसरी कंपनी ने नाम के लिए, दिखावे के लिए ये किया। पहली कंपनी का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 30 से 40% नीचे आ गया, दूसरी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 15 से 20% नीचे आ गया। क्लियरली पहली कंपनी यह इकोनॉमिक क्राइसिस से
अच्छी तरह उभर के बाहर आएगी। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है इस कठिन परिस्थिति में। एक, आपकी जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको जितना कम कर सके करिए। अगर पहले एसी 21-22 डिग्री पे चला रहे थे, अब 26-27 डिग्री पे चलाने की कोशिश करिए ताकि पावर कॉस्ट कम हो। पहले अगर आप एक तनख्वाह देते थे अपने वर्कर्स को, मैनेजर्स को, उनको समझाइए कि इस वक्त हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम आपकी तनख्वाह काट रहे हैं, फ्यूचर में जब ठीक हो जाएंगी चीजें तब ये आपको वापस रिवर्ट कर देंगे। तीसरी चीज है, आपके सारे कॉस्ट को कंट्रोल करिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट हो, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो, इन सब को किस तरह से आप कम कर सकते हैं उसके ऊपर जी जान कोशिश करिए। जितनी कॉस्ट आप काट पाएंगे उतना ही आपके सर्वाइवल का चांस बनेगा, उतना ही आपको जब अपटर्न आएगा तब ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। Clearly, one needs to be focused on cutting costs to ensure survival, and then when the upturn comes, you will be able to benefit. Finally, if I have to summarize, undoubtedly COVID-19 is a tough time. ऐसा न भूतो न भविष्यति इवेंट को हम देख रहे हैं, बट आज की तारीख में मार्केट को उम्मीद है कि अब मेडिकल सॉल्यूशन राउंड द कॉर्नर है। 8 से ज्यादा वैक्सीन फेज 2 फेज 3 ट्रायल में है और भारत दुनिया में 70% से ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर करता है। तो न चाहे कोई किसी ने भी ये वैक्सीन इन्वेंट की, बट उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आना पड़ेगा। सेकंड, आरबीआई और गवर्नमेंट ने अच्छा सा फिस्कल पैकेज एंड मॉनेटरी पैकेज दिया है, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स ग्राउंड पे देखने को मिलेगी। बारिश इस साल बहुत अच्छी हुई है, फसल अच्छी होगी, रिजर्वियर्स में वाटर लेवल पिछले साल के मुताबिक 17% ज्यादा है, 70% ज्यादा है। रबी क्रॉप भी अच्छा आएगा एंड मनरेगा में जो एनहांस्ड एलोकेशन किया गया है उसकी बेनिफिट भी रूरल इकोनॉमी में मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगर मेडिकल सॉल्यूशन मिल जाए। आज ही मैं बंबई में एक ब्रोकर से बात कर रहा था और उन्होंने बताया कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो धनाधन बिक रहा है। मुझे थोड़ी सरप्राइज हुई कि बस ये समय में तो रियल एस्टेट डाउन होना चाहिए, बिक कैसे रहा है। तो उसने बोला कि सर आप खाली स्टॉक मार्केट को देखते हैं, आप सोने के भाव को नहीं देखते। आपकी स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का जितना निवेश है उससे ज्यादा अप्रिशिएशन तो उन्होंने अपने सोने के स्टॉक के ऊपर किया है, तो उसकी वेल्थ इफेक्ट आपको देखने को मिल रही है। एंड मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड की वेल्थ इफेक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बिकॉज अनलाइक शेयर्स गोल्ड हैव गॉन थ्रू द रूफ एंड सेकंड इट इज वाइडली हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो कारपेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ इफेक्ट गोल्ड की भारत में दिखने को मिलेगी। उस वजह से कारपेट बाइंग भारत में बनी रहनी चाहिए। दुनिया में अगेन एक्सपोर्ट्स में आपको अच्छा मौका रहेगा। चाइना को लोग संशय की नजर से देख रहे हैं, भारत को लोग पॉजिटिव देख रहे हैं। चाइना ने दुनिया को वुहान वायरस भेजा, हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट भेजी, कुछ समय में हम वैक्सीन भी भेजेंगे। तो एक ट्रिमेंडस गुडविल भारत के लिए बनेगी जिसको मेड इन इंडिया बनाने वाले एनकेश कर पाएंगे। मेरे हिसाब से कारपेट इंडस्ट्री के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये गोल्ड की वेल्थ इफेक्ट इंडियंस को बाइंग करने के लिए मजबूर करे। नया घर लेंगे तो नई कारपेट लेंगे, घर में ज्यादा रह रहे हैं तो रंग नक्शा बदलने के लिए कारपेट लेंगे। तो मेरे हिसाब से इंडिया में वेल्थ इफेक्ट गोल्ड की है, उस वजह से बाइंग स्ट्रांग रहेगी और दुनिया में लोग चाइना जैसी कंट्री से परहेज करके भारत से ज्यादा खरीदेंगे वैसा लगता है।
तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना पाए जहां पे क्वालिटी एश्योर हो, क्वांटिटी एश्योर हो, चाइल्ड लेबर ना हो, डिजाइनिंग अच्छी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेड इन इंडिया का थापा लगे, छापा लगे, ताकि लोग कॉन्फिडेंस से भारत में से बनी हुई आइटम खरीद सके। यह चीजें कारपेट इंडस्ट्री के लिए, भारत के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। एंड धीरे धीरे करके जैसे मेडिकल सॉल्यूशन इमर्ज होगा वैसे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। With this, I will end my talk and open up for Q&A. थैंक यू नीलेश भाई। लक्ष्मी जी आ गई हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनका वेलकम करके और फिर आपका क्वेश्चन आंसर करके फिर लक्ष्मी जी को सुने। लक्ष्मी जी नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उसके पहले नीलेश जी के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं, आपकी इजाजत है? अरे क्या सर, क्योंकि लक्ष्मी जी को नाराज नहीं कर सकते, इवन दो वो आपके बॉस हैं। सर हम तो कोना कोना कोटक है। थैंक यू। नहीं, हमारा तो एकदम क्लियर है, जब लक्ष्मी आती है तो मुंह धोने नहीं जाते हैं। सर क्वेश्चंस तो बहुत आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, तो मैं हो सकता है किसी का नाम ना पढ़ पाऊं, लेकिन क्वेश्चन जरूर ले लूंगा। इलाहाबाद से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सीनियर भी रहे हैं, अखिल मल्होत्रा जी, उनका क्वेश्चन है कि सर यू हैव बीन मोटिवेटिंग अस थ्रू आउट दिस पैंडेमिक फ्रॉम मार्च लॉकडाउन. You had also said when there was blood on the street that some allocation should be done. Your views has played out very well. आपने जो कहा था वैसे ही हुआ. Did you anticipate this pullback so quickly? What are your highlight now after market has come back? Sure. मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ बाकी लोग समझने के लिए कि जिस समय मार्केट 40% गिरी थी हाई से, तो आपने कहा था दिस इज गुड टाइम, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, और उसके बाद मार्केट 50% बढ़ गई है। अब लोग पूछ रहे हैं क्या अब सही समय है? अब आपका आंसर सर। Sure. So, उस वक्त डेफिनेटली हमें नहीं लग रहा था कि इतनी तेज रिकवरी होगी। जब हमने बोला था तब कम से कम 1-2 साल का व्यू लेके बोला था। भगवान की मेहरबानी है कि जो चीज हमें 1-2 साल में होती हुई दिख रही थी वो 2 महीने में भी हो गई। बट यह मार्केट है, इसमें आप वैल्यूएशन तय कर सकते हैं, बट लेवल वो मार्केट ही डिसाइड करता है। इस वक्त हमें लगता है कि अब मार्केट अपने न्यूट्रल लेवल पे पहुंच रहा है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो तकरीबन 80% के आसपास है, अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर। एंड यहाँ पे अब मतलब ऐसा लगता है कि इक्विटी एलोकेशन आपको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इक्विटी एलोकेशन 0 कर दें, बट जो 7,000, 8,000, 9,000 निफ्टी के ऊपर ओवरवेट किया था वह 11,500 पे न्यूट्रल वेट कर देना चाहिए। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनीज में ध्यान रखिए जो अच्छी क्वालिटी की हो, जिसमें डेट बर्डन बहुत कम हो, मॉडरेट हो, और जिसने इनोवेशन से अपनी कॉस्ट काटी हो। आपके जितने भी स्टॉक है पोर्टफोलियो में, उससे 3 पैरामीटर पे वैल्यू करिए। इसके बैलेंस शीट में डेट कितना है और ये डाउनटर्न सरवाइव करेगा कि नहीं। दूसरा, ये कॉस्ट कितनी काट रहा है, और तीसरा, इसका गवर्नेंस कैसा है। अगर ये 3 पैरामीटर पे वो स्टॉक सही गुजरे तो ही उसमें निवेश चालू रखना चाहिए या करना चाहिए। हमने कोटक म्यूचुअल फंड में सारे स्टॉक्स इन्हीं पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किए हैं और उसी हिसाब से इनमें निवेश किया है। But this is time to Karalji now to become neutral weight equity from overweight equity in March 2020. सर गुड़गांव से क्वेश्चन आया है रीता अय्यर जी का। उन्होंने पूछा इज इट द राइट टाइम टू बाई गोल्ड?
गोल्ड खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखिए, भारत में गोल्ड के ऊपर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है। कल को उठ के भगवान न करे अगर सरकार ने गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर दी, तो आपके गोल्ड की वैल्यू में सिर्फ एक दिन में 12.5% नुकसान हो सकता है। जो 50,000 रुपए का गोल्ड है वो उसी दिन एक सेकंड के अंदर 12.5% कम हो जाएगा और 43,000 पे ट्रेड होगा। बस यह एक वॉलेटिलिटी अगर आप सहन कर सकते हैं तो ये सही समय है गोल्ड लेने का। और रिटा जी, गोल्ड आप 3 तरीके से ले सकते हैं। एंड आप लेडीज है तो मैं एक अनुमान भी लगा रहा हूं कि आप 4 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका जो देश में बहुत सारी महिलाएं करती है वह विशी का है। अपने रोड के कॉर्नर पे एक ज्वेलर होगा, उसके वहां पे हर महीने पैसा लगाएगी, 12वें महीने का इंस्टॉलमेंट ज्वेलर भरेगा और 12 महीने के बाद वह कोई आभूषण खरीद सकती है। यह रास्ता कभी भी मत अपनाइए। हमारे बम्बई में गुडविन करके एक ज्वेलर्स था, उसने इसी तरह काफी लोगों से पैसे लिए, फिर हाथ ऊपर करके भाग गया। आई एम श्योर ये किस्से आए दिन पूरे भारत में बन रहे हैं। एंड वो लेडीज ने अपने हस्बैंड से, अपने मियाँ से छुपा के वो पैसा ज्वेलर को दिया होता है, तो वो कंप्लेन भी नहीं करती कि ये ज्वेलर मेरा पैसा लेके भाग गया। तो यह गलती मत करिए। इफ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ स्कीम, प्लीज डू इट विद कंपनीज लाइक टाइटन की, जो टाटा की कंपनी है। दूसरा है, मतलब बहुत सारे लोग छोटे छोटे हिस्सों में सोना खरीदते हैं। 1 ग्राम का सोना, 2 ग्राम का सोने का सिक्का, 5 ग्राम का सोने का सिक्का। अगेन ये खरीदना भी वाजिब नहीं है, बिकॉज जब आप छोटे हिस्सों में सोने को खरीदते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। कभी आप 2 ग्राम सोने का सिक्का बैंक से लेके ज्वेलर के वहां पे बेच दीजिए, इमीडिएटली आपका 30% नुकसान हो जाएगा। 5% से लेके 35% तक का प्रीमियम है अगर आप किस डिनोमिनेशन में गोल्ड खरीदते हैं। तो फिजिकल गोल्ड अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो बात अलग है, पर छोटी क्वांटिटी में लेते समय प्रीमियम का ध्यान रखिए। तीसरी चीज क्वालिटी की है। आज की तारीख में हॉलमार्किंग की वजह से क्वालिटी के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल आ गया है, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो बिस्किट लेने की जगह पे जो पतरा बोलते हैं वो कर ले लेते हैं। वो बिस्किट को रोल करके उसका पतरा बना देते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरी समझ के बाहर है, बट जब आप पतरा खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्किंग नहीं होती। वो सोने का है या पित्तल का है या सोने कम पित्तल का है, किसको पता चलेगा। सो ऑलवेज थिंक ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड विथ हॉलमार्किंग। अब जो सोने खरीदने के 2 सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें नंबर 1 पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है, उसमें सालाना आपको 2.25 से 2.5% कूपन मिलता है। 5 से 7 साल का लॉक इन होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ऑब्वियसली लिक्विडिटी है। और उसमें आपसे पैसा लेके आपको उतना कैश रिटर्न करते हैं जिससे आप गोल्ड खरीद पाए। सो गोल्ड अप्रिशिएशन आपको मिल जाता है। ऊपर से 2.25 से 2.5% कूपन सालाना मिलती है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना सबसे बेहतर होगा। एंड नहीं तो फिर आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप 1 ग्राम का गोल्ड ETF खरीदे या 1 किलो का खरीदे, प्रीमियम बहुत ही वाजिब रहता है एंड फिजिकल गोल्ड के सामने बहुत कम रहता है। यह सारा गोल्ड हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं तो आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं रहती। सो मेरे हिसाब से सोने में ये निवेश करने का सही समय है, सब्जेक्ट टू 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी। एंड योर फर्स्ट चॉइस शुड बी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके बाद आप गोल्ड ETF को देख सकते हैं, और फाइनली फिजिकल गोल्ड को, जो मैंने सारे लिमिटेशन बताए, उसको मद्देनजर रखते ले सकते हैं। सर थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, अगर आप अलाउ करें तो मैं लक्ष्मी को अभी ले लूं और आप थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम हो तो।
ठुकराल जी मुझे 6:30 के बाद जाना पड़ेगा बिकॉज एक तो और दो कॉल दो लेके क्वेश्चन बैठा हूँ। क्विकली लेता हूँ और उसके बाद लक्ष्मी को लेता हूँ। तो लक्ष्मी का भी शायद 6:45 कोई है। तो सर एक क्वेश्चन हमारा जयपुर से आया है कि बेस्ट हाँ, सेक्टर टू इन्वेस्ट कीपिंग नेक्स्ट 5 year व्यू, व्हाट इज योर व्यू ऑन बैंकिंग सेक्टर? सो सेक्टरली इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए ठुकराल जी बिकॉज पूरी दुनिया अलग से बदल रही है। मतलब मैं खुद म्यूचुअल फंड के बारे में कहता हूँ कि मुझे अपने आप को अब एक टेक कंपनी बनाना है, नहीं तो कोई टेक कंपनी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर देगी और मेरी बैंड बचेगी। तो सेक्टरली इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड मत रहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप बैंकिंग सेक्टर भी देखें तो अच्छा एंटरप्रेन्योर बैंकिंग क्षेत्र में एचडीएफसी खड़ा कर देगा, एचडीएफसी बैंक खड़ा कर देगा, कोटक खड़ा कर देगा, और वही बुरा आदमी होगा तो यस बैंक बना देगा। तो सेक्टर से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो एंटरप्रेन्योर की है। आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहिए रादर देन जस्ट सेक्टर। इस वक्त डाइवर्सिफाइड रहिए, सेक्टरल कंसंट्रेशन मत लीजिए। सर एक बैंकर है हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है अजीता पांडे जी, उनका क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बोला कि मार्केट फंडामेंटल से आगे चल रहा है, तो डाइवर्जेंस है मार्केट में जो इकोनॉमी के अगेंस्ट में, ये इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं? क्या आरबीआई फंड मैनेजर से ऊपर चल रहा है? सो आरबीआई के पास जो डेटा है वो तो फंड मैनेजर से ऊपर ही है, उसमें तो कोई दो राह नहीं। सेकंड, आरबीआई के गवर्नर की जो विजडम है, नॉलेज है, वो तो फंड मैनेजर से आगे ही रहेगी। तो जब आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है तो डेफिनेटली उसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमने न्यूट्रल वेट इक्विटी पे कॉल दिया है, ओवरवेट नहीं दिया है ना। आप ये कह सकते हैं कि आप अंडरवेट क्यों नहीं हो जाते। वेल, हम अंडरवेट इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज हमें लगता है कि ये जो लिक्विडिटी है वह लॉन्ग टर्म के लिए है, और ब्याज के दरों में जो कटौती हुई है वह भी लॉन्ग टर्म के लिए है। जब आपके पास ऑल्टरनेटिव कोई सोर्स नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली इक्विटी का वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि कई स्टॉक में सिर्फ एक दिन में आप उतना पैसा बना लेते हैं जितना फिक्स डिपॉजिट में एक साल में मिलेगा। तो ये जो लिक्विडिटी और लो इंटरेस्ट रेट्स का माहौल है, इसलिए हम इस वक्त इक्विटी में अंडरवेट की जगह पे न्यूट्रल वेट एलोकेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज, आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कही है वह मार्केट के पोलराइजेशन को देखते हुए भी कहा है। हमने 31 जुलाई का जो 11,200 निफ्टी था उसको डिवाइड किया। जो टॉप के 15 स्टॉक थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वह तकरीबन 15,000 निफ्टी के लेवल पे ट्रेड हो रहे थे। और जो बॉटम के 35 स्टॉक थे, टिस्को, हिंडाल्को, टाटा पावर, वह 8,500 निफ्टी के ऊपर ट्रेड हो रहे थे। सो आरबीआई गवर्नर जब कहते हैं कि मार्केट अपने फंडामेंटल से आगे है तो वो 15 स्टॉक की बात कर रहे हैं। बट जो बाकी के 35 स्टॉक है उसने कोविड-19 के पेन को, कोविड-19 के जहर को पूरी तरह से पिया हुआ है। तो अगर आप अच्छी तरह से अपना पोर्टफोलियो बना पाए तो डेफिनेटली एक यह इस लेवल से भी पैसा बनाने की गुंजाइश है। सर एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, और हमारे आईआईसीटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी के एक्स डायरेक्टर के गोस्वामी जी ने पूछा है कि पॉजिटिव सोच है, क्राइसिस चली जाएगी, हम आज से 1 साल बाद शेयर मार्केट को कैसा देखते हैं, और क्या मुझे एसआईपी एसपीपी जो चल रही है उसको चलते रहने देना चाहिए, और ये मेडिकल सॉल्यूशन तक मुझे रुकना चाहिए, या ये मार्केट फंडामेंटल और आगे चला जाएगा? आप अपना व्यू दीजिए। इसके बाद सर मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, डायरेक्ट लक्ष्मी को बुलाऊंगा। सो गोस्वामी जी, आप अपनी एसआईपी जरूर चालू रखिए। जनरली क्या होता है कि जब आप एसआईपी के रिटर्न बेयर मार्केट में देखते हैं तो वो नेगेटिव दिखते हैं, बट उस समय पे आपने जो एसआईपी में पैसा लगाया उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न बुल मार्केट में बनता है। एसआईपी कंसेप्ट ये है कि ऊंचे में भी खरीदिए, नीचे में भी खरीदिए।
बट इसमें जो एक साइकिल है वो बेयर मार्केट टू बुल मार्केट है। बेयर मार्केट में जब भी आप एसआईपी देखेंगे रिटर्न्स नेगेटिव होगा, बुल मार्केट में जब भी एसआईपी देखेंगे रिटर्न्स पॉजिटिव होगा। तो आप अपनी एसआईपी चालू रखिए। अगर आपने मार्च के महीने में एसआईपी रिटर्न देखी होती तो बहुत ही घटिया थी, नेगेटिव थी। जुलाई के महीने में देख रहे हैं तो काफी पॉजिटिव हो गई है। अब 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल सारी एसआईपी रिटर्न्स पॉजिटिव हो गई है। और यही चीज अगर आप जनवरी के महीने में देखते तो ये सारी एसआईपी सिंगल डिजिट की जगह पे डबल डिजिट रिटर्न दे रही थी। ये जो एसआईपी आप मार्च अप्रैल मई में करेंगे उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा रिटर्न आपका बनेगा जब भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो एसआईपी चालू रखिए। 1 साल के बाद मार्केट कहाँ पे होगा वो आने वाला समय बताएगा। इस वक्त मार्केट ने एक सिनारियो अज्यूम करके रखा है, मेडिकल सॉल्यूशन बहुत जल्द आ जाएगा, उसके तहत नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी। सरकार और आरबीआई रोहित शर्मा और शिखर धवन की तरह सामने वालों की धज्जियां उड़ाएंगे। तीसरा, चाइना से जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वह कम हो जाएगी। दुनिया के बाकी देश भारत को विश्वास की नजर से देखेंगे, यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे। ये सिनारियो मार्केट ने अपने दिमाग में लेके रखा है। अगर ऐसा ही सिनारियो डेवलप होता है तो 1 साल के बाद मार्केट ऊपर रहेगा। अगर उसमें कुछ आगे पीछे हो गया तो 1 साल के बाद मार्केट नीचे रहेगा। But clearly, as I mentioned, valuations now have become reasonable around average. So आप neutral weight equity चालू रखिए. This is not the time to be overweight equity or underweight equity. थैंक यू वेरी मच। आपके जो बाकी क्वेश्चन है आपकी सीआईओ लक्ष्मी अय्यर जी से ले लेंगे, और Definitely. अगर उन्होंने अलाउ किया तो, क्योंकि वो हड़काती बहुत है। पिछली बार भी मैं आपसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर करके पूछा था मेरे लिए समय बचा है कि मैं घर जाऊं, तो आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है वो रिपीट आज फिर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, बॉम्बे आके ही करूंगा। अभी फिलहाल मैं लक्ष्मी अय्यर जी को मैं माइक देता हूं और थोड़ा सा अंकुश से बोलता हूं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अंकुश, थैंक यू अशोक जी, नमस्कार। थैंक यू। लक्ष्मी अय्यर जी ने 1999 में कोटक में अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ डेट एनालिस्ट, एंड शी हैज स्पेंट नियरली 21 years in the company. She is heading debt and managing more than 1 lakh crore of assets, which is much higher, and she is one of the most influential women in Asia. So मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोग लक्ष्मी अय्यर जी से सुने कि बॉन्ड हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। हमारा बॉन्ड के बिना पोर्टफोलियो पूरा नहीं हो सकता। इक्विटी हमें ग्रोथ देता है, रिटर्न देता है, लेकिन बॉन्ड हमें स्टेबिलिटी देता है, और उस बॉन्ड को देखने का नजरिया हम लक्ष्मी अय्यर जी से लेना चाहते हैं। वेलकम मैम। थैंक्स अंकुश। वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। अंकुश, आप प्रेजेंटेशन लगा रहे हो कि मैं लगा दूं स्क्रीन पे? कैसे? आप लगा दीजिए, आपके बच्चों ने शेयर नहीं किया मेरे को सर। अंकुश शेयर किया है? नहीं, हाँ प्रेजेंटेशन तो भेजा था। यस। यूजुअली मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा बात नहीं करती, लेकिन आज आपको कुछ नंबर्स दिखाने थे, और क्योंकि नंबर्स दिखाने थे इसलिए विजुअल अपील इक्वली जरूरी था आपके लिए। लेकिन मेरे प्रेजेंटेशंस बहुत ही शॉर्ट होते हैं, स्वीट होते हैं कि नहीं वो आप डिसाइड कर दीजिएगा, वो मेरा डोमेन नहीं है। तो मैं सिर्फ ये प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट बेयर विद मी। हमारे घर पे अभी क्या कोविड का माहौल है? ओके, प्रेजेंटेशन इज हियर। हमारे घर पे ना हमने गणपति जी बिठाई है, तो वो 1.5 दिन का गणपति होता है। तो उन्होंने बेसिकली टाइम स्लॉट्स दिए थे हमको सोसाइटी में कि आपका ये स्लॉट है, और 15 मिनट का टाइम स्लॉट मुझे दिया था 6:45 का। इसलिए मैंने अंकुश को बोला था कि मेरा एक 6:45 का स्लॉट है, जो मैंने अभी उनको टेक्स्ट करके बोल दिया कि मुझे डिले हो जाएगा 10 मिनट, आप थोड़ा बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने स्लॉट के हिसाब से दिया था। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। no problem. So basically debt, equity, gold,
रिक्वेस्ट टू इंक्रीज वॉल्यूम, मैं तो फुल वॉल्यूम में बोल रही हूँ। ओके, डेट इक्विटी गोल्ड, अंकुश प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। बेसिकली ये 3 माध्यम होते हैं यूजुअली एसेट एलोकेशन का, और लोग आमतौर पे ये भूल जाते हैं कि एक एसेट क्लास की तरफ जो रुझान होता है इन्वेस्टर्स का, लोग आसानी से भूल जाते हैं कि बाकी सारे एसेट क्लास भी है जिनको आपको पोर्टफोलियो में बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे नीलेश जी से आपने सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि आज की तारीख में, और गवर्नर जी ने भी नोटिस किया ये आरबीआई के, कि इक्विटी मोमेंटम लिक्विडिटी के चलते हैं, तो आप यहाँ पे अंडरवेट भी ना रहिएगा, ओवरवेट भी ना रहिएगा, लेकिन न्यूट्रल वेट रहिएगा। अब आप 100 रुपए लगा रहे हो, पैसा अगर लगा रहे हो, तो आपको अगर न्यूट्रल रहोगे इक्विटी में, गोल्ड भी काफी हद तक बढ़ चुका है, ठीक है, खैर पीक से करेक्शन हो चुका है, तो आप पैसे लगाओगे कहाँ? तो इसीलिए ये मेरा जो टाइटल है प्रेजेंटेशन का कि हर एक एसेट क्लास, या फिर ये स्लाइड जो आप देख रहे हो, तो आप मानो आप सोचोगे कि ये 3 चीजें, ये 3 पिक्चर मैंने क्यों लगाई है। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताना था। अंकुश प्रीवियस स्लाइड, या तो ये जो है सबसे लेफ्ट में जो है नींबू पानी दिख रहा है, नींबू पानी पीने से हेल्थ थोड़ा ठीक ठाक फील होता है, नरिशमेंट होता है और थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो। वो है स्टेबिलिटी फैक्टर, जो कि आपको डेट या फिक्स इनकम दिलाता है। और जो एकदम बीच वाला है, पिक्चर भी थोड़ी बड़ी है, वो है रेड बुल, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है, उसमें कैफीन होता है। तो ये जो इक्विटी है, ऐसे एसेट क्लास होता है जो रेड बुल की तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, जो आपके पोर्टफोलियो में फुर्ती लाता है और ये एनर्जी बूस्टर कहलाता है। और ये जो लास्ट वाला जो आप पिक्चर देख रहे हो, वो उसको आप इवल आई बोलते हैं, जैसे बोलते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो इन्फ्लेशन जो है वो है आपके और हमारी जिंदगी का विलन, और उसको बीट करने के लिए, जो इवल आई को आप दूर रखने के लिए जहां पे आप निवेश करते हो, वो है गोल्ड। तो ये 3 एसेट क्लास जो है मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। और आज की तारीख में अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखोगे तो तकरीबन 9.25 करोड़ के फोलियोज है, और इन 9.25 करोड़ फोलियोज में अगर आप देखोगे कि ये टोटल फोलियोज है, यूनिक फोलियोज हटा दोगे तो और नंबर कम हो जाएगी, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप केवल डेट का फोलियो देखोगे तो तकरीबन 70 लाख से भी अंदर है, मतलब उससे भी कम है। तो इससे आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्री कितनी स्क्यूड है। लेकिन जो आप एयूएम का प्रोपोर्शन देखोगे, जो 24-25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 50-50 है। अब मैंने ये 3 पिक्चर आपको इसलिए दिखा के मैं अगले शीट में आपको इनका रिटर्न्स दिखाना चाहूंगी। हमने केवल ये जो इंडेक्स की रिटर्न्स लिए। अंकुश, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो ये सिर्फ मैं आपको स्लाइड इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, आपको एक अंदाजा देने के लिए कि हर एक एसेट क्लास की अपनी अहमियत होती है। येलो में जो मैंने डिपिक्ट किया है वो सारे 3 मैंने डेट इंडेक्स लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए, मैंने कोई स्कीम नहीं लिया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ आपको अंदाजा देने के लिए। और फिक्स इनकम में इंडेक्स को बीट करना काफी आसान है क्योंकि बहुत सारा एक्टिव मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये देखिए, 1 साल हो या 2 साल हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपको जो भी टाइम पीरियड हो, आमतौर पे लोग बोलते हैं यार अगर इक्विटी में निवेश करना है तो 1 साल का पैसा मत लगाना, कम से कम 3 से 5 साल का पैसा लगाना। डेट केवल वो एक माध्यम है, वो एक एसेट क्लास है जहां पे आप 1 दिन का पैसा भी लगा सकते हो और 10 साल का भी पैसा लगा सकते हो। और ये जो खासियत है फिक्स इनकम की, वो इस वजह से है क्योंकि रिस्क के हिसाब से पैसा लगाया जाता है बाजार में। और जैसे इक्विटी में मार्केट कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक उसी तरह हमारे यहाँ पे भी 1 दिन के एसेट में भी आप निवेश कर सकते हो और 1 साल में भी और 3 साल में भी। और जहां आपकी रिस्क एपेटाइट बैठती है, जैसे आपका स्वभाव, जैसे आप बोलते हो कि ये तो सिर्फ मेरा इमरजेंसी फंडिंग है, जैसे आप बोलते हो इमरजेंसी का पैसा जब चाहिए, मनी एट कॉल जैसे हम बोलते हैं, तो वो हम 1 से 6-7 दिन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये बड़ी अच्छी है फिक्स इनकम की, हर एक इंटरेस्ट रेट का जो माहौल होता है, उस माहौल के हिसाब से ये आपको रिटर्न कमा के देता है। और ये स्लाइड जो मैंने इसलिए लगाई है आपको सिर्फ बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि इक्विटी ने 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है या 2 साल में रिटर्न नेगेटिव दिया है तो आप यहाँ से निकाल के आप डेट में, आप सोने में लगा दो, नहीं, वो नहीं बता रही हूँ आपको। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये स्लाइड से देखिए, एसेट क्लास की एक साइकिल होती है।
ये प्राइस ऑफ गोल्ड, अब जो आपको 40% रिटर्न दिखाई दे रहा है 1 साल का और 21% रिटर्न दिखाई दे रहा है 3 साल का, ये आप 2 साल पहले यही अगर चार्ट में आपको दिखाती, अगर आपके एक्सपो में अगर ये एक सेशन होता तो ये रिटर्न आपको नेगेटिव या फिर 3 या 5% दिख रहे होते। तो हर एक एसेट क्लास की एक साइकिल होती है, इसीलिए मेरा ये बहुत ही फर्म बिलीफ है कि हर एसेट क्लास में ये जो 3 मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके दिखाए हैं, ये इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा आपके रिस्क के हिसाब से, या फिर जैसे आपके सारथी बताए, यहाँ पे आपके सारथी टुकराल कैपिटल मार्केट्स की टीम बैठी हुई है, वो खुद वहां पे बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे और कैसी मात्रा में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप अगले स्लाइड में देखोगे तो मैं सिर्फ फिक्स्ड इनकम के बारे में अगर आपको और एक दो चीजें बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें आप आपको नहीं, जैसे हाँ, ये स्लाइड में आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन से कैटेगरी में, ये बीच वाली स्कीम को आप इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी मंथली स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, पर ये जो सेगमेंट वाली जो है ना, उस पर आप गौर फरमाइएगा। यानी कि फिक्स्ड इनकम में 2 चीज का प्ले होता है, एक तो अक्रूवल प्ले होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एकदम नीचे के हिस्से में हो जाए ड्यूरेशन प्ले, यानी आप लंबी समय तक जो पैसा लगाना चाहते हो और उसको भी अगर आप फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक निवेश करने का मौका मिलता है, ठीक जैसे आप टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा लगाते हो। और अगर आप उस कैटेगरी के निवेशक हो जो बोलते हो यार हमको देखो, हमारी माइंडसेट जो है बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, हमको रिटर्न 19-20 का वेरिएशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी डू नॉट वांट अनड्यू वोलेटिलिटी, तो ये जो कैटेगरी है ये आपके लिए फिट बैठेगा। ये नीचे वाली कैटेगरी आपके लिए नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये तो मैंने एक बहुत ही आसान सा स्लाइड बना दिया है, लेकिन इसमें काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया आप अपने एडवाइजर के साथ लेकर, उनका एडवाइस लेकर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ऑल सीजन कैटेगरी फंड होता है वो फिक्स्ड इनकम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप रिस्क के हिसाब से पैसे लगाओगे, और रिस्क में सबसे बड़ी गलती जो लोग एंड अप करते हैं करना कि एज के हिसाब से रिस्क तय करते हैं। मैं लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आप 30 साल के भी हो, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, और आपको अगले 1.5-2 साल में अगर आपको समझो घर खरीदना है और उसके लिए आप पैसा एकजुट कर रहे हो, तो आप फिक्स्ड इनकम में निवेश ना कीजिएगा, सॉरी इक्विटी में निवेश ना कीजिएगा, आप अपना काफी सारा पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम की तरफ रखिएगा। लेकिन अगर आप बोलो नहीं हम 50 साल की उम्र के हैं, हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले चुके हैं और हमको इमीडिएटली कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप एक ज्यादा करके अपना हिस्सा इक्विटी में लगा सकते हो, और फिक्स्ड इनकम में भी रहना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड जो है आपका सुरक्षा कवच है। अब गोल्ड में इतना रिटर्न बन रहा है, लोगों की लाली टपक रही है और लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको अब गोल्ड में निवेश करना है। ये जो रेयरव्यू ड्राइविंग है ना, ये आप शेयर बाजार या डेट बाजार में ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा सुखी रहोगे मेरे हिसाब से। बिकॉज ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये वो थाली की तरह है, वो थाली में आपको हर तरीके का न्यूट्रिशन होना जरूरी है, उसमें प्रोटीन्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, मिठास भी जरूरी है, और कैल्शियम की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ब्लेंड करके करोगे तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। तो यही मेरा जो इरादा था आपको ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट, यही मुझे आपको एक अंदाजा देना था कि आज के इंटरेस्ट रेट माहौल में मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली यहाँ से बहुत ज्यादा देर तक बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हमको। हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट भले कटे नहीं इस पॉलिसी में, अगस्त की पॉलिसी में, और ऐसा लग रहा है शायद अक्टूबर की पॉलिसी में भी शायद रेट नहीं कटेंगे, इसका मतलब नहीं है कि फिक्स्ड इनकम या डेट म्यूचुअल फंड की स्टोरी खत्म हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, जो इन्फ्लेशन जो आपको और हमको इम्पैक्ट करता है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आरबीआई भी थोड़ा गो स्लो कर रहा है, वो गियर जो चौथी गियर में था, आई थिंक ही इज जस्ट मूव्ड इनटू अ स्लाइटली मोर न्यूट्रल गियर, so I don't think there should be any issues. So I will pause here, and if we have any queries, I am very happy to take on the queries. हाँ मैडम, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन टाइम आपने लिमिटेड दिया है। अभी क्वेश्चन
रीता अय्यर जी का है, आई थिंक उन्होंने देख लिया कि हमारा क्वेश्चन तो ले लेंगे, उन्होंने पूछा परपेचुअल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि परपेचुअल बॉन्ड के रिटर्न इधर बहुत अच्छे हैं, उनको आराम से 9-10% मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक उनका क्वेश्चन पूछने का डर है वो शायद यस बैंक के की वजह से वो ये क्वेश्चन पूछ रही है। आपका क्या कहना है परपेचुअल बॉन्ड के लिए? देखिए, परपेचुअल बॉन्ड एक बहुत ही अलग किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ना डेट है ना इक्विटी है, उसको हाइब्रिड में बोला जाता है, और वो उसकी जो गुण है काफी हद तक इक्विटी से मैच करते हैं। तो इसमें अंतर करना बहुत जरूरी है। 3 तरीके के परपेचुअल बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। एक तो सरकारी बैंकों के बॉन्ड्स में, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ वेरी प्रिडोमिनेंट ओनर। प्रिडोमिनेंट माने 51% से ऊपर का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माना जाता है, एंड दे आर पब्लिक सेक्टर। दूसरा जो है, दे आर प्राइवेट सेक्टर बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, जो हम बोलते हैं उसमें 2 या 3 ही बैंक बड़े वाले आते हैं, और जो बाकी सारे होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। मिड मार्केट भी होते हैं, मिड कैप वाले प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। तो इनमें आपको अंतर करना बहुत जरूरी है। रिस्क के हिसाब से सबसे जो सेफ बनता है वो है पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी बैंकों के परपेचुअल बॉन्ड है। जैसे आपने भी पूछा है एसबीआई का परपेचुअल बॉन्ड, वो क्रेडिट रिस्क के तौर से ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया, जो बैंकों की परिस्थिति चेंज होती जाती है वैसे ही उनकी इंटरेस्ट पेमेंट की क्षमता भी चेंज होती जाती है, जो कि काफी हद तक, अगर आप सरकारी इनके बॉन्डों में निवेश करोगे तो ये रिस्क काफी हद तक घट जाता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ हम जो छोटे बैंक्स हैं या फिर जो मिड मार्केट मार्केट कैप के जो बैंक्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर, उनके बारे में हम नहीं कह सकते। और जैसे ठीक ऑब्जर्वेशन था ठुकराल जी का, जैसे उन्होंने बताया यस बैंक के परपेचुअल बॉन्ड के 2 ISIN में राइट ऑफ लेना पड़ा निवेशकों को, वो 100% राइट ऑफ। ठीक है, मैटर अभी भी कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इतना तरीका होता है। तो जो सेफ वाले हैं उनमें अगर आप ज्यादा हद तक निवेश करोगे तो मेरे हिसाब से टेंशन कम होगा आपको। उनका एक काउंटर क्वेश्चन भी आ गया, लिक्विडिटी, व्हाट विल बी द लिक्विडिटी ऑफ? लिक्विडिटी कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप बेचने जाओगे तो पूरी दुनिया बेचने निकलती है, आप खरीदने जाओगे तो सब खरीदने आ जाते हैं। सो आई वुड से बेसिकली फोकस ऑन बाय एंड होल्ड। आपको कूपन मिलता रहेगा, आप उस पे फोकस ज्यादा कीजिएगा। लिक्विडिटी अगर 25-50 लाख के लॉट हो तो शायद बिक जाए, लेकिन आपको बहुत बड़े लॉट्स अगर बेचने हो तो बहुत मुश्किल से बिकता है, और उसका ना इम्पैक्ट कॉस्ट भी होता है। इसीलिए हम लोगों को आमतौर पे बोलते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम में पार्टिसिपेट करोगे, जो स्कीम्स में ये परपेचुअल बॉन्ड है, तो ये म्यूचुअल फंड द्वारा आपको डेली लिक्विडिटी मिलती है। परपेचुअल्स की लिक्विडिटी इतनी खास नहीं है। करेक्ट, इंक्लूडिंग एसबीआई। सब में जो अंधे में काना राजा होता है जैसे बोलते हैं ना, तो उसमें परपेचुअल की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। करेक्ट, आपने सही बोल दिया। लक्ष्मी जी, एक क्वेश्चन और आया है मिस्टर असफर का, कि उन्होंने पूछा है कि आफ्टर अ ह्यूज राउंड ऑफ वोलेटिलिटी इन डेट मार्केट, थिंग्स आर लुकिंग लाइक कमिंग बैक, व्हाट आर योर व्यूज ऑन अपॉर्चुनिटी? ये इक्विटी की तरह ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा या अब ठीक हो जाएगा? सर देखिए, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट की अगर तुलना करोगे आप वोलेटिलिटी में, तो 1:4 का अंतर होता है। अब क्या होता है, वो रीसेंसी बायस इतना मन में बस जाता है निवेशकों का, फंड मैनेजर में भी बस जाता है, कि उनको लगता है कि 1-2 दिन की वोलेटिलिटी मतलब इक्विटी से तुलना करने लगते हैं। तो फर्स्टली हम जो नंबर्स देखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं वोलेटिलिटी के लिए, वोलेटिलिटी फिक्स्ड इनकम में कम होती है इक्विटी की तुलना में, पर वोलेटिलिटी हर एक एसेट क्लास में बनी रहेगी और वो फिक्स्ड इनकम में भी बनी रहेगी। आप अगर अपने होराइजन की तरफ अगर बढ़ोगे, और वो होराइजन में जो भी हो जाए बीच में, जैसे हम गाड़ी चला रहे हो बंबई से पुणे तक, और वहां पे अगर हमको कोई बाधा आती है, अड़चन आती है, हम यू टर्न लेकर तो निकल नहीं जाते हैं, हम ट्रैफिक खुलने की राह देखते हैं। ठीक उसी तरह वोलेटिलिटी को अपने स्ट्राइड में लीजिएगा। मार्च में हमने, अभी आपको पिछले 6 महीने का अंदाजा बताती हूँ, मार्च में हमने वोलेटिलिटी देखी, क्या हुआ, वापस लोगों को मार्क टू मार्केट का गेन हुआ, पहले नुकसान हुआ फिर फायदा हुआ।
अप्रैल और मई में हमने जोर से लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी देखी बॉन्ड मार्केट्स में, उसके बाद जो पेबैक पीरियड था वो उतने ही जोर शोर से था। तो आई थिंक वोलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, एंड फ्रेंड से कभी दूर मत भागिएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट कोर्स को पूरा कीजिएगा, आपको कठिनाई कम रहेगी। एक क्वेश्चन में दिल्ली से हमारे क्लाइंट डॉक्टर संजय कोहली जी का आया है। उन्होंने ये पूछा है कि मैडम 3 साल में तो ठीक है, ठुकराल साहब हमें बताते हैं कि एफडी से डेट बेटर है, अगर मुझे 1 साल रखना हो तो फिर कोई फंड ऐसा हो जो कि एफडी से बेटर हो? देखिए, आज की तारीख में बैंकिंग सिस्टम में 7 लाख करोड़ के करीब लिक्विडिटी है और ये सारे इंडियन बैंकों के पास है। तो आप अगर अपने बैंक या हम अपने बैंक के पास जाते हैं 1 साल की एफडी का रेट लेने के लिए, तो वो क्या बताएंगे आपको? चाय कॉफी पिलाएंगे, लेकिन अपना रेट बताएंगे खुद का। आप जो रेट की इच्छा रखते हो शायद ही आपको वो रेट मिलेगा। लेकिन यही म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम में अगर आप अपनाओगे, कोई भी 1 साल के हिसाब से अगर आप निवेश करोगे, लो ड्यूरेशन हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्ट्रेटेजी हुआ, ये कोई भी स्ट्रेटेजी हो आप 1 साल के हिसाब से लगाते हो, तो चांसेस काफी हाई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपने फेवर में है, लिक्विडिटी अपने फेवर में है। गारंटी नहीं है, इतना कह सकते हैं, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से 1 साल तक काफी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम बैंकों की एफडी को बीट कर सके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो लो ड्यूरेशन कैटेगरी हो या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की कैटेगरी हो, जैसे हम यहाँ पे कोटक में कॉर्पोरेट बॉन्ड की कैटेगरी जो है ना एकदम कम ड्यूरेशन में चलाते हैं, ठीक उसी तरह लो ड्यूरेशन में सेबी ने ही 1 साल की ड्यूरेशन पे कैप कर दिया है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजीज जैसे आपके एडवाइजर आपको बताए उस हिसाब से लगाओगे तो चांसेस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन एंड मार्केट पोटेंशियल इज क्वाइट हाई। सीनियर प्रोफेसर ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ अबाउट सीनियर सिटीजन्स जो एक्सपेक्ट करते हैं 7.5%, वो अब 5-6% से कैसे सेटिस्फाइड होंगे? मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं सहमत हूँ मैं उन बात से। अभी मेरे फादर भी जो है अभी 81 इयर्स के हो गए हैं और उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। उनकी बैंक एफडी उनको अच्छा तगड़ा पैसा दे रही थी रिटर्न्स के तौर पर, रेट के तौर पर। इंटरेस्ट रेट घट गई है, ऑब्वियसली बैंक में उतना उनका छूट नहीं रहा है। तो 3-4 साल पहले मैंने उनका एसेट एलोकेशन में काफी हद तक वहां पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करके मैंने उनका पैसा हाइब्रिड फंड्स में लगा दिया। अब हाइब्रिड फंड्स का मतलब क्या होता है? ये मिक्स मैच करते हैं। तो ये किसको मिक्स मैच करते हैं? डेट और इक्विटी को दोनों को मिक्स करके पोर्टफोलियो बना के दिखा दिया आपको। जैसे डेट हाइब्रिड हुआ जो पिछले अवतार में उनको MIP बोला गया था, अब उनका नाम चेंज होकर डेट हाइब्रिड हो गया है। वो एक आप देख सकते हो। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे एक कैटेगरी है जहां पे ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन उसमें भी डेट इक्विटी का जो मिक्स है वो चेंज होता रहता है। तो हमको अगर हल्का सा रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए तो हल्का सा रिस्क भी एक्स्ट्रा लेना बनता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, आप प्रिडोमिनेंट पोर्टफोलियो 80 से 85 तक का अगर डेट में रखकर, अगर आप टेल का जो पिछला हिस्सा है 15-20 तक का अगर आप ऐसी स्ट्रेटजीज में लगा दोगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत कम होगी, वोलेटिलिटी रहेगी, पर ये एक माध्यम है थोड़ा सा रिटर्न पोटेंशियल ऑगमेंट कर देगा। क्वेश्चन आया रवि जी का। रवि जी ने पूछा है कि क्या हमें आगे भी रेट कट दिखता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च से लेके अब तक हम बैक टू बैक 3 रेट कट देख चुके हैं और अब तकरीबन 155 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है और रिवर्स रिपो में भी 115 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। अब यहाँ से इन्फ्लेशन, जो महंगाई जितनी तेजी से घटेगी उतनी ही पेस में आपको रेट कट देखने को मिलेगा। तो अगस्त में तो पॉज हो गया है, इन्फ्लेशन के आंकड़े हमको लगता है दिसंबर जनवरी तक ही नीचे आएंगे। तो ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर बैठकर अक्टूबर में भी शायद चांसेस काफी कम होंगी, लेकिन लिक्विडिटी बनी रहेगी सिस्टम में। और रेट कट एक रीजन होता है, लेकिन वो केवल एक ही रीजन होता है ब्याज दरें नीचे घटने का, बट बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो इंटैक्ट है। तो ये जो अपनी बुलिशनेस है जो बनी रहेगी, लेकिन रेट कट की उम्मीद अभी तक छूटी नहीं है। मैडम, एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास तान्या गुप्ता जी का। सी इज MBA और काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है
शायद उन्होंने हमारी फर्स्ट सेशन को बहुत अच्छी तरह से सुना था, जो अपने निमेश शाह जी का था। उन्होंने कहा व्हाट इज द रिटर्न ऑफ कैपिटल वर्सेस रिटर्न ऑन कैपिटल, इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वो शायद परसों से जान खा रही है अपने फादर का, और उन्होंने आज क्वेश्चन लिख दिया, शी इज टीनेजर। रिटर्न ऑफ कैपिटल, 100 रुपए लगाते हो, आपके टाइम के बाद आपको 100 रुपया प्लस उसके ऊपर का ब्याज है, उसके ऊपर का रिटर्न मिलता है, तो ये रिटर्न ऑफ कैपिटल हो गई। 100 लगाया, आपको कम से कम 100 रुपया तो वापस मिल गया। जब लोग इस पे फोकस ना करके सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल, माने हमने 100 रुपया लगाया, ये 1 साल बाद 2 साल बाद हमको कितना और मिलेगा, केवल रिटर्न ऑन कैपिटल पे अगर हम फोकस करते हैं तो ऐसा क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, कि वो आपका 100 रुपया भी आपको पूरी तरीके से वापस ना मिले। तो अगर आप प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट करते हो, जैसे हम कोटक में रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिटर्न तो है खैर है ही, जिंदा बचेंगे तो रिटर्न्स भी आ जाएंगे, पर ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसीलिए बहुत ही अहम हो जाता है क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो हमेशा एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर रिटर्न ऑफ कैपिटल पे फोकस कीजिएगा, और आपके एडवाइजर्स भी ठीक उसी तरह आपको सलाह देंगे। मैडम एक क्वेश्चन और ले लो, 7 बज गए आपको। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे यहाँ के चेयरमैन है दिलीप गुप्ता जी, उन्होंने पूछा है कि मैडम सेविंग बैंक में मुझे 7% मिल रहा है और शॉर्ट टर्म फंड आपके 7% नहीं दे पा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, डर ये भी रहे हैं कि जो 7% प्राइवेट बैंक दे रहे हैं और मेरा उनका स्टेट बैंक है, वो कह रहे हैं वो 3.25% दे रहा है। मैं डर के मारे सारा पैसा स्टेट बैंक में रखता हूँ, 7% का रोज देखता हूँ। क्या आपसे उम्मीद करूं कि हम लोगों को किस पे जाना चाहिए, 3.25% पे, 7% पे, या आप कोई रास्ता बताएं? देखिए, रसगुल्ले में जितनी ज्यादा चाशनी घोलोगे मिठास उतना ही बढ़ेगा, लेकिन सेहत के लिए उतना ही हानिकारक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां रिटर्न बहुत ज्यादा होता है वहां पे एक एसोसिएटेड रिस्क भी ज्यादा होती है। तो आप वो रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस रखकर अपना निवेश प्लान कीजिएगा। आज की तारीख में ये मैं कह सकती हूँ, और हमने पास के हिसाब से देखा हुआ है, और ये मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए भी लागू होगा, क्योंकि लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम में बरमोल है। हमारा ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे सेविंग्स हो या एफडीज हो, वो शायद ही म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स को बीट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए उनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो बैंकर आपको बोलेगा माय वे और हाईवे, माने कि मेरा रेट लो या फिर राम राम करके आप घर चले जाना। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल है ये इन्विसाज करना, अनलेस यहाँ से ब्याज दर बहुत तेजी से बढ़ गई, फिर भी बैंकों की जो मैं पैसा आपने लगाया है, आपको वो नया वाला रेट तो नहीं मिलेगा। तो ये आप एक बैलेंस लगा के कीजिएगा। ये नहीं कह रही हूँ कि बैंकों में पैसा मत रखिएगा, वहां पे भी रखिएगा, लेकिन उतनी रखिएगा जहां पे आपको, जैसे इमरजेंसी आपको लिक्विड फंड में ना लगाना हो, कोई बात नहीं है, आप वो पैसा सेविंग्स में रखिएगा, लेकिन वहां पे जो रकम रखने छूटने के बाद जो आपके पास रहता है पैसा, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वो पैसा रिस्क के हिसाब से, रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप डेट म्यूचुअल फंड में जरूर लगाइएगा। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया है, और वो बाकी क्वेश्चन मैं दे लूंगा। एक क्वेश्चन के बाद ये प्रोफेसर गुप्ता जी है हमारे बीएचयू के, उनका ये कहना है कि हमारे को क्या एक्सपेक्टेशन आपको हमसे होनी चाहिए कि हम आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम तो सेफ्टी चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं कि मैं कितने समय रखूं, 3 साल रखूं, 5 साल रखूं, 1 साल रखूं, और किस फंड में रखूं? और उनको 3 साल थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि 3 साल उनकी मजबूरी है टैक्सेशन के हिसाब से, तो 3 साल के लिए ही वो आपसे एडवाइस चाहते हैं। और माय प्रॉमिस दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। नो परफेक्ट। तो आपने ये तो सुना होगा, स्वतंत्रता की आजादी की जो लड़ाई थी वहां पे आपने ये नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम जैसे मनी मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स, निवेशकों से यही कहते हैं, आप हमें सब्र दो, हम आपको रिटर्न्स देंगे।
जो सबसे अहम चीज होती है ना, सब्र रखना, जो वोलेटिलिटी को देख के जो घबरा के भाग ना जाए, वो बहुत ही जरूरी है। आई थिंक जब आप निवेशकों के हिसाब से देखते हैं तो ये आपने ढुकरा जी जैसे एग्जाम्पल बताया, 3 साल का पैसा है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अभी आज तो रविवार है, शुक्रवार को अपना डेट बाजार 1 रुपए में नीचे घटा था, जिसकी वजह से एनएवी नीचे आया था। और ठीक बुधवार को एक हमारे क्लाइंट थे जो 3 साल नहीं, उन्होंने टैक्स फ्री का जो वहां पे से प्रॉफिट बुक करके हमारे गिल्ड फंड में पैसे लगाए थे उन्होंने। ओके, बुधवार और शुक्रवार कितने घंटे हुए? 48 घंटे हुए। और उन्होंने बताया ये मेरे टैक्स फ्री बॉन्ड का पैसा है, तो ये 7, 8, 10 साल पे रहेगा। और वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरी एनएवी में तो लॉस हो गया। तो मैंने उनको बताया कि सर आपका जो टैक्स फ्री बॉन्ड अगर आप वो होल्ड कर रहे होते 2 दिन के हिसाब से, उसने भी तो आपको नुकसान ही दिया है। तो ये गांठ बांधनी बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना कोर्स पूरा करोगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट टेनोर का कोर्स पूरा करोगे, तो अगर समझो आपने क्रेडिट रिस्क में भी पैसा लगा दिया, काफी सारे ऐसे सवाल थे जो क्रेडिट रिस्क के ऊपर थे, अगर आपने क्रेडिट रिस्क के फंड में भी लगा दिया तो 3 साल बाद भी नुकसान उतना नहीं होगा। खैर लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कॉम्पेंसेट होते होते पोर्टफोलियो की यील्ड बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपको नुकसान कम होता है। पर अगर आपने क्रेडिट का नुकसान नहीं लिया, केवल आपने इंटरेस्ट रेट में एक्सपोजर लिया है, तो कैपिटल लॉस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वोलेटिलिटी रहेगी, 1-2 दिन की रहेगी, लेकिन मैं 3 साल के हिसाब से बता रही हूँ। तो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सत मत खोइएगा। मार्केट का नेचर होता है ऊपर नीचे चलते रहने का, नहीं तो दिल की धड़कन, जो मुर्दे की दिल की धड़कन होती है उसका तो दिल ही नहीं धड़कता। लेकिन जो बाजार है चलता फिरता है और एकदम हट्टा कट्टा है, तो उसकी धड़कन ऊपर नीचे होती रहेगी। आप केवल हर दिन अपना एनएवी ना देखिएगा, हर दिन अपने एडवाइजर को ना बोलिएगा कि अरे ये फंड में तो 1 महीने से रिटर्न नहीं हो रहा है। 1 महीना हो तो केवल लिक्विड में रहिएगा, 1 महीना हो तो केवल बैंकों की एफडी में रहिएगा, सेविंग्स में रहिएगा, 1 महीना हो तो गिल्ड या फिर शॉर्ट टर्म या पीएसयू बॉन्ड फंड में बिल्कुल ना लगाइएगा। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप अपना कोर्स पूरा करोगे तो मेरी 21 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह सकती हूँ, मेरा खुद का पैसा, मेरी फैमिली का पैसा सब म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है। आपको मायूसी का कारण नहीं होगा। मैम आपको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने लिख के प्लीज 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 भेजा है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सेग्रीगेशन जो है वो क्या है, और उन्होंने एक्चुअली आपकी एफएमपी में भी लगाया था और उनको पैसा थोड़े दिनों बाद मिल गया था, तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेशन के बारे में उनका थोड़ा फेथ और बिल्डअप, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन मुझे आपसे नहीं सुनना है, मुझे आपसे ही सुनना है, तो प्लीज ये सेग्रीगेशन का ऑर्डर दे। सेग्रीगेशन तब होता है जब म्यूचुअल फंड में कोई स्कीम में अगर कोई होल्डिंग हो, डेट की होल्डिंग, और उस दिन को पैसा ना मिले बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे चला गया हो या फिर वो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया हो, तो सेबी ने सेग्रीगेशन की सहूलियत, सेग्रीगेशन माने क्या, उसको सेपरेट कर देना। सेपरेशन से ये होता है, अगर आपने स्कीम यहाँ पे लगाई है, स्कीम ए में लगाई है और आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है, अब यहाँ से निकाल के हम वो जो जिस पोर्शन का हिस्सा कटा है, वो कटे हुए पोर्शन को हम निकाल के ये खाते में डाल देंगे। तो ये खाता आपने ए में डाला, हमने सेग्रीगेट करके खाते बी में डाल दिया। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है और हमें कॉन्फिडेंस है, वो क्रेडिट के हिसाब से होता है कि जब वो पूरा पैसा वापस आ जाएगा तो ये सिर्फ जो खाते बी में बैठे हुए लोगों को, उन्हीं को वो पैसा वापस मिले। क्योंकि खाते ए में ही रखते थे, अगर हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते थे तो समझे ये खाते में जब ये नुकसान हुआ तब 100 रुपए का साइज था, अब किसी को पता चल गया रही तो पैसा वापस आने वाला है, तो 100 रुपए के पोर्टफोलियो में लोग और 300-400 रुपया लगा देते हैं। तो अगर आपका पैसा लगा हो 100 रुपया, आपको बांटना पड़ेगा, ये जो गेन जब आ जाएगा आपको बांटना पड़ेगा ये गेन 500 रुपए लोगों के साथ। तो आप ये क्यों करोगे? नुकसान तो आपने पूरा लिया, लेकिन आपको जब पेबैक की बारी आती है तो आपको 550 लोगों के साथ या 500 रुपए के साथ बांटना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सहूलियत दी गई है कि उसको सेग्रीगेट कर दो, अलग से खाते में डाल दो, और जब वो पैसा आ जाएगा वो पूरा पैसा सूद समेत वो इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी दी है जो ग्लोबली पाई जाती है, और हमने इसको हमारे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया में।
लक्ष्मी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ गणपति बप्पा मौर्य कहता हूँ, और गणेश जी से हमारी इंडस्ट्री के लिए भी आशीर्वाद लीजिएगा। और जी बाकी के आपके क्वेश्चन मैं अकेले और अंकुश के साथ लेता हूँ जी आपके बिल्कुल, ज्ञान। आप लीजिएगा, बट जैसे मैंने आपको बताया, हम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी क्वेरीज हो, आप देखोगे हम उन कुछ गिने चुने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में हैं जो काफी रिस्पॉन्सिव है, तो आप क्वेश्चंस पूछने में बिल्कुल ना कतराइएगा। आज समय थोड़ा कम है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट मेरे गणपति जी वेट कर रहे हैं मेरे लिए विसर्जित होने के लिए, तो मुझे उनको लेकर जाना ही पड़ेगा। बट हम हमेशा अवेलेबल है, हम मुंबई में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टुकराल जी और अंकुश जी आपके सारे सवाल डेफिनेटली आंसर करेंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस ऑन ईमेल, जो वो हमसे शेयर करेंगे और मैं उनका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक टेक यू, केयर थैंक एंड यू, थैंक यू वेरी प्लीज मच। स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। बाय, सी यू। बाय बाय। कुछ कल के लिए सबको बता दो कि कल हमारे साथ गौरव परिजा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के हेड सेल्स हमारे साथ होंगे। सिंप्लिसिटी पे बात करेंगे कि डेट फंड में भी सिंप्लिसिटी से इन्वेस्ट किया जा सकता है, रहा जा सकता है। और राघव जी हमारे साथ होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि एक एक्सपोर्टर का आइडियल पोर्टफोलियो होना क्या चाहिए, क्या कंपोनेंट होना चाहिए, क्या हम लोग मिस कर रहे हैं। तो जो भी चीजें मिस कर रहे हैं वो हम सब कुछ कैचअप कर सकते हैं। इसी समय सेम लिंक पे 5:30 to 6:30 हम लोग का सेशन फेसबुक पे भी लाइव रहेगा। थैंक यू आज आप सभी का मूल्यवान समय लेने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप कल हमें फिर से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। और अपने फेसबुक पे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत पार्टिसिपेंट्स ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे। बाकी क्वेश्चन मैं पर्सनली उन सबको मेल से जवाब दे रहा हूं। और कल के लिए ध्यान रखिएगा 5:30 अगेन सेम लिंक पे हम लोग रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।